गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास में स्पर्श व्यंजन पढ़ा रहा था और उसका कुछ टॉपिक छूटा हुआ है जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। प्रीवियस क्लास में बताया था कि क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है जिसके उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा से होता है। ये इनके क्या है, उच्चारण स्थान है। उसमें आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उन सभी अक्षरों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। वे अक्षरें कौन कौन सी हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या क्या होगा, आइए जानें। जिसमें एक तालिका आप बनाएंगे और उस तालिका में आप यह व्यक्त करेंगे कि यहाँ वर्ण होगा और यहाँ उच्चारण स्थान होगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, उच्चारण स्थान होगा। नेक्स्ट जो है नाम होगा, उसे हम किस नाम से जानते हैं। पहली बात, आपका वर्ण की बात की जा रही है। पहले वर्ण की बात की जा रही है। वर्ण में आप सोचेंगे कि अ, आ, क वर्ग, उसके बाद ह तथा विसर्ग। ये जितने भी वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण आप किससे करते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ है। कैसे पता, मैं पिछले ही क्लास में आपको बताया हूं कि जो क वर्ग है, क वर्ग के अंतर्गत 4 अक्षर आते हैं। कौन कौन से, क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ, जिनका आप उच्चारण करेंगे तो आप यह महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके मुंह के किस भाग को स्पर्श कर रहा है। ये वर्ण किस भाग को स्पर्श कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कंठ। जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। अगली बात, इसे हम कंठे के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, कंठे के नाम से जानते हैं। अगला आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट जो है छोटी ई, जिसे आप लघु ई कहते हैं, दीर्घ ई कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद च वर्ग, च वर्ग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छोटी ई को लघु ई कह रहे हैं, च वर्ग कह रहे हैं, उसके बाद दीर्घ ई कह रहे हैं, उसके बाद य व तालवी श। तालवी श जो शब्द है जिसे आप उच्चारण करते हैं, तालवी श। तालवी श का पहला अक्षर, पहले ही शब्द आप क्या बोले, तालवी। तालवी मतलब तालु, यानी कि इस श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसी से आप पकड़ पाएंगे। और च वर्ग से च, छ, ज, झ, इन अक्षरों का उच्चारण जब आप करेंगे तो आपके मुंह का किस भाग को स्पर्श कर रहा है, यह तालु को। किस भाग को स्पर्श कर रहा है दोस्तों, तालु को। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में ना आए, आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में अवश्य बताएं, आपको रिस्पांस तुरंत मिलेगा। अगला आपको मैं बता दूं, इसके बाद का मैं बता दूं, अगला जो है री से ऋषि, उसके बाद है ट वर्ग, उसके बाद क्या है, ट वर्ग। जब ट वर्ग की बात आ रही है दोस्तों, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब आप ट वर्ग की बात आ रही है, इस ट वर्ग की, ट, ठ, ड, ढ, ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण जब आप करेंगे तो किससे स्पर्श हो रहा है, मूर्धा से। किससे स्पर्श हो रहा है, मूर्धा से। मूर्धा से। जब आप मूर्धा की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक मूर्धन्य श भी होता है, र, और मूर्धन्य श होता है। मूर्धन्य श का जब आप उच्चारण करेंगे तो इस शब्द के पहले ही एक शब्द आ रहा है, मूर्धन्य श। मूर्धन्य का मतलब क्या है, मूर्धा से, जिसको आप मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। जिसको आप किससे नाम जानते हैं, मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। आपका अगला कंठ, तालु, मूर्धा, उसके बाद एक और है जिसे आप दंत के नाम से जानते हैं। जिसे आप किसके नाम से जानते हैं, दंत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, दंत के नाम से जानते हैं। जिसे त वर्ग कहते हैं, ल कहते हैं और स कहते हैं। ये ऐसे अक्षर हैं। त वर्ग के अंतर्गत 4 ही अक्षर आते हैं, त, थ, द, ध। त, थ, द, ध, ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण आप करेंगे तो इनका उच्चारण स्थान आपके मुंह के किस भाग का हो रहा है,
जिसे आप क्या कहते हैं, दंत कहते हैं दोस्तों, जिसे आप क्या कहते हैं, दंत कहते हैं, दंत कहते हैं, जिसका उच्चारण स्थान का नाम है दंत्य। क्या है, दंत्य। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? तवर्ग, तवर्ग, उसके बाद तवर्ग आ रहा है, तवर्ग के बाद आते हैं एक अक्षर ल और एक कहते हैं डंटी सा। डंटी सा भी इसीलिए कहते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे सर नया नया वर्ड कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं। दोस्तों हर शब्द को एक लॉजिक से आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, शलजम श को मैंने बोला तालवी श। तालवी श मतलब तालवी मतलब तालू। आप इस प्रकार से ये एकदम दिमाग में एकदम बैठा लेंगे, आप तुरंत आपको याद भी हो जाए सर ने बोला तालवी श, कुछ नया बोला था यार, तालवी श। मूर्धन्य श, मूर्धा की बात की जा रही है। डंटी श यानी कि दंत की बात की जा रही है। ल का भी जब आप उच्चारण करेंगे, तो दंत की स्पर्श हो रही है, दंत की सहायता ली जा रही है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। अगला आपको मैं बता दूं, एक लघु ऊ होता है, जिसे एक दीर्घ ऊ होता है। दीर्घ ऊ, लघु ऊ होता है, एक पवर्ग होता है, और एक क्या होता है, तथा पवर्ग। ये ऐसे वर्ण है जिनके अंतर्गत इनका उच्चारण जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह के किस भाग को स्पर्श कर रहा है, आपके मुंह के किस भाग को स्पर्श कर रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, जिसे आप ओष्ठ कहते हैं। ओष्ठ मतलब समझ पा रहे हैं, ओष्ठ मतलब होठ। कैसे पता, आप जब आप उच्चारण करेंगे ऊ, आप हमारे साथ बोलिए ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, जब आप इनका उच्चारण करेंगे, इन शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपके होठ में कुछ एक्टिविटी होंगी, आपके होठ काम करेंगे, इसलिए उस अवस्था में उन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। कैसे, जैसे बोलिए प, फ, ब, भ। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, कैसे ओष्ठ हो रहा है, जिसे आप ओष्ठ के नाम से जानते हैं, ओष्ठ के नाम से जानते हैं। अगला मैं आपको बता दूं, इसके आगे का है। आप लोग सोच रहे होंगे सर प्रत्येक व्यंजन वर्ण के 4 ही वर्ण क्यों ले रहे हैं, 5वां नहीं ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि 5वां जो वर्ण है अंग, य, अण, न और म, मैं आपको बता दूं, ये जो ऐसे वर्ण है अंग, य, अण, न, म तथा अनुस्वर और चंद्रबिंदु, इन वर्णों का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो नासिक का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। यानी कि जब भी इन वर्णों का प्रयोग करेंगे तो ये वर्ण किस भाग को स्पर्श कर रहे हैं, नासिक को, नाक को। बिना नाक की सहायता के इन वर्णों को बोलना एकदम कठिन है। आपको बता दूं, बोलना एकदम कठिन है, इसलिए इन्हें अनुनासिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अनुनासिक के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ पा रहे हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएंगे, एक भी इधर के उधर नहीं बनेंगे, कंफर्म 100 का 100% आप मार्क कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे। बस एक एक क्लास को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से अपना नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट खींचने का कोशिश मत कीजिए। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? अब आपको मैं बता दूं, नासिक के बाद कुछ ऐसे और वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए 2 स्पर्श स्थानों का प्रयोग किया जाता है। आइए जाने वे वर्ण कौन कौन से हैं। जैसे कि अ है, ए है, अ है, ए और अ, ए से एड़ी, ए से ऐनक,
ऐसे है ना, ये एक ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है प्लस तालु होता है। क्या होता है, कंठ प्लस तालु, जो मिलकर क्या होते हैं, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य क्या होते हैं दोस्तों, कंठ तालव्य होते हैं। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो है ओ और औ। ओ और औ, ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनका आप उच्चारण जब आप करेंगे तो पहला जो स्पर्श स्थान होगा ओ। ओ, आप हमारी बात इशारे को समझिए, ओ मतलब कंठ से आवाज आ रहा है, इसलिए आप इसे पहले ही कहेंगे कंठ। दूसरा ओ, जब आप ओ बोल रहे हैं, इनका उच्चारण जब आप कर रहे हैं तो सेकंड में जो स्थान आ रहा है वो होठ, होठ स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इनका स्पर्श स्थान क्या आ रहा है, ओष्ठ। अब इस प्रकार से कंठोष्ठ्य, इसे हम क्या कहेंगे, कंठोष्ठ्य, इसे हम कहेंगे कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। आपका एक लास्ट इसमें स्पर्श की बात की जाएगी, व से वकील, व से वकील की बात की जा रही है दोस्तों। वही व से वकील, जो काला, व से वकील जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। क्या होता है, उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, जिसे आप दंतोष्ठ्य कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, दंतोष्ठ्य कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो पा रहा है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट जो है व्यंजन वर्ण का जो द्वितीय भेद है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब मैं आपको बता दूं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 व्यंजन वर्ण है। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ये ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे इसे अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में आते हैं। क्यों कि यह वर्ण क्योंकि ये वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मध्य आते हैं। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो इसका व्यंजन वर्ण का नेक्स्ट जो भेद है उसका नाम है ऊष्म व्यंजन। उसका नाम क्या है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, आइए जाने। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है, ऊष्म मीन्स होता क्या है, ऊष्म मीन्स गर्मी। गर्मी कब उत्पन्न होती है, या तो आप खूब तेजी से कहीं पे एक ही स्थान पे क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। जब भी आप कहीं पे रगड़ेंगे आप किसी भी वस्तु को लेकर या अपने दोनों हाथ को लेकर यहाँ रगड़ेंगे तो आपके दोनों हाथ के बीच में क्या होंगी, घर्षण पैदा होंगे। घर्षण की वजह से क्या होंगे, गर्मी पैदा होने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं ऊष्म व्यंजन का परिभाषा है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श और ह को
ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कहते हैं। आप सोचो, तालवी श, मूर्धनी श, दंती श और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। तालवी श का जब आप उच्चारण करेंगे, मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे दोस्तों। जब आप तालवी श का उच्चारण कर रहे हैं तो अपने दाएं हाथ को अपने मुंह के सामने रखिए और बोलिए तालवी श, तालवी श। जब आप ये बोल रहे होंगे तो ये महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके हाथ पे गर्म हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है। वो किस प्रकार से गर्म हवा आती है मैं आपको बता दूं। जब तालवी श, मूर्धनी श, दंती स और ह को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? एक उष्म वायु का रगड़ होता है, उष्म वायु का रगड़ होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि क्यों कहते हैं तालवी श, मूर्धनी श, दंती स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रकार के उष्म वायु के रगड़ से उत्पन्न होते हैं। यानी कि कुछ लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उष्म वायु के रगड़ से उत्पन्न होते हैं। ये क्या है? उच्चारण करते वक्त उष्म वायु की रगड़ होती है हमारे मुंह के अंदर, जिसकी वजह से उष्म व्यंजन का निर्माण हुआ। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? किस प्रकार से उष्म व्यंजन कहा जा रहा है? जब तालवी श, मूर्धनी श, दंती स और ह को जब आप अपने मुंह के द्वारा उच्चारण करेंगे तो आप यह प्राप्त करेंगे कि इन वर्णों का जब उच्चारण कर रहे हैं तो आपके मुंह से बाहर की तरफ गर्म हवा निकलता है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उष्म व्यंजन कहते हैं। आप लोगों का यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो पा रहा है क्या? इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है ना कि इनसे मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे? निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन को व्यक्त कीजिए। अब उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें ये भी रहेगा, य रहेगा, ल रहेगा, व रहेगा, ह रहेगा। अब आपको फाइंड आउट करना है और मैं आपको बता य, र, ल और ह में, इन चारों में आपको बता दूं ह क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। कैसे पता? आप प्रोनाउंस कर लीजिए, आप जो है उच्चारण कर लीजिए। कैसे पता? आप देखिए, बोलिए ह। जब आप ह बोलेंगे तो आपके मुंह से गर्म हवा बाहर निकलेगी, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला आपका है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? आप सोचो, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसको बोलने एवं लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से बोली एवं लिखी जाने वाली वर्ण है। इन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा एवं बोला नहीं जा सकता है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि छत्रिका, छ, त्र, ज्ञ और श्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये
जितने भी वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका उच्चारण जो हम कर रहे हैं प्रश्न तो कभी कभी ये पूछे जाते हैं कि छ के पहले कौन सा अक्षर आता है, छ के बाद कौन सा अक्षर आता है। तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम बच्चे जो छ के बाद का लगाते हैं, क्या लगाते हैं, त्र लगाते हैं, उसके पहले क्या लगाते हैं, ह लगाते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से गलत है दोस्तों, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो छतरी का छ है इसमें क्या होता है, अर्ध क होता है प्लस अर्ध श प्लस अ, तब जाकर ये बनता है छ। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि इस वर्ण को बनाने में कितने वर्णों का सहयोग है, 1 2 3, 3, 1 2 3, 3 वर्ण मिलकर इस वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से त्र है, जब त्र की बात की जा रही है यानी कि अर्ध त प्लस र प्लस अ, तब जाकर ये बन रहा है त्र, जिसको हम बचपन में पढ़ा करते थे। त्र से क्या होता है, त्रिशूल। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आपका है ज्ञ। ज्ञ किससे है भाई, ज, अर्ध ज प्लस य प्लस अ, तब जाकर ये बन रहा है ज्ञ। और नेक्स्ट जो है श्र है, जिसे हम सलजम श, यानी ये भी आधा स रहेगा, तालवी श का अर्ध श प्लस र प्लस अ, तब जाकर ये बनेगा श्र, जिसको हम अधिकतम कहाँ यूज करते हैं, श्री, मिस्टर, समझ पा रहे हैं आप, श्रीमती, ऐसे जगहों पर इस प्रकार से इस तरह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? अगला जो इसमें टॉपिक है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्वर तंत्रियों के आधार पर उन्हें कितनी भागों में विभक्त किया गया है मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्लास में इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिसे आप घोष और अघोष के नाम से जानते हैं। उसके विषय में कल की क्लास में चर्चा की जाएगी। आज का क्लास यहीं तक। मैं आपको एक और न्यूज़ बताने जा रहा हूं। आप लोगों के इस चैनल पे, इस भारत क्लासेस में मैं आपको बता दूं पीईटी का संपूर्ण कोर्स स्टार्ट होने वाला है, संपूर्ण बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बता दूं कल से ही करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाने हैं। वो भी मॉर्निंग में ही अपडेट किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। और आप लोग एकदम कंटिन्यू रहिए, सोइए मत, जग जाइए। अब जगने का टाइम आ गया है। अब मैं आपको बता दूं जगने का टाइम आ गया है, अब जग जाइए, ठीक है। और जम के तैयारी कीजिए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा, कामयाबी जरूर मिलेगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।